ग्लोसरी क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो कक्षा में आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष भूगोल के पार्ट 2 में भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर आया हूं। इससे पहले के वीडियो में हम आप लोगों के समक्ष भूगोल का पार्ट 1 लेकर आया था और यह वीडियो भूगोल का ही पार्ट 2 है, जहां हम एक नए चैप्टर भारत का भूगोल से लेकर जो बचे हुए महत्वपूर्ण तथ्य है उसका समावेश किया हूं और लेकर आया हूं। तो आपके स्क्रीन पर है, आप सभी अभ्यर्थी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे किसी तरह की असुविधा न हो। भारत का भूगोल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत का भूगोल। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल में जो 7 बड़े देश हैं वो है रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो इंडिया 7वें पायदान पर है। तो जनसंख्या में प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वह रूस है। रूस इसमें छूट गया, आप लोग उसको लिख लेंगे। सबसे बड़ा देश रूस है, रसिया। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है, 2.42% है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.42% है। और भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% अर्थात 17.5% है। नेक्स्ट है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश चीन है, ये बता चुके हैं, जबकि दूसरा स्थान पर भारत है, ये आगे बता चुके हैं। भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर, इसको सही कर लेंगे, 3,214 किलोमीटर है। जबकि पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर है, 2,933 किलोमीटर है। और भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है। भारत की सीमा 7 पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई है, जिसमें सबसे लंबी जो सीमा है भारत का वह बांग्लादेश के साथ है। और सबसे जो छोटी सीमा है भारत का स्थलीय सीमा वो अफ़गानिस्तान के साथ है। और श्रीलंका से जहाँ तक संबंध है भारत का वह जलीय सीमा है श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिग मिलियन, यहाँ बिग नहीं पिग होगा, पिग मिलियन बिंदु के नाम से भी जाना जाता है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में है। भारत एवं चीन के बीच सीमा मैकमोहन रेखा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच डुरंड रेखा, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा जो थी वो 1915 ईस्वी में खींची गई थी। लेकिन हुआ क्या, जो भारत और पाकिस्तान के अलग होने के बाद वह रेखा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच हो गई, क्योंकि वह जो भारत और अफ़गानिस्तान के बीच था वो सीमा, तो पाकिस्तान से संबंधित जो भारत का एरिया था वो पाकिस्तान हो गया। तो जब वह पाकिस्तान हो गया तो वह क्षेत्र और पाकिस्तान कहलाया। और दूसरे तरफ जो अफ़गानिस्तान की सीमाएं थी तो उस दोनों के मध्य वो सीमा रेखा निर्धारित किया गया। तो वहाँ पे अब वह सीमा रेखा जो कहलाया किन दो देशों के बीच, तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कहलाया। लेकिन विद्यार्थी जल्दीबाजी में भारत टिक लगा देते हैं, जिससे काफ़ी नुकसान हो जाता। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ साहब थे, उन्हीं के नेतृत्व में बनाई गई थी। नेक्स्ट है, भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट नैनी से निकलती है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहलाता है। जीएमटी लंदन से 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? जीएमटी लंदन से 5.5 घंटा आगे है। भारत के 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर
गुजरती है। और जो महत्वपूर्ण दर्रा है, दर्रा होता है बर्फ़ की सकरी गली, और जिसे दर्रा कहा जाता है। तो भारत की जो महत्वपूर्ण दर्रा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में है, तुजू दर्रा मणिपुर में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, माना दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला दर्रा सिक्किम में। नेक्स्ट है जेलेपला दर्रा सिक्किम, नाथुला जेलेपला दोनों सिक्किम में है। और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। ये महत्वपूर्ण दर्रा है, चूँकि दर्रा से एक प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट है सिपकिला दर्रा, यह शिमला से तिब्बत को जोड़ता है, यह मार्ग है, शिमला से तिब्बत जाने का मार्ग है सिपकिला दर्रा। और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले 3 भारतीय राज्य है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। हालांकि पहले 4 राज्य था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, तब से ये 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 11% पर्वत श्रेणी है, 18% पहाड़ी है, 43% मैदान है। और नेक्स्ट है पाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है, जबकि भोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है। पाल घाट कोयम्बटूर से कोचीन को भी जोड़ता है। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है वो माजुली असम में स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकाई के बीच है, 9 डिग्री चैनल कवरत्ती और मिनीकाई के बीच है, 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है। इस चैनल से 1 नंबर पूछा जाता है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनीकाई, 9 डिग्री मिनीकाई और कवरत्ती, और 10 डिग्री छोटा अंडमान और कार निकोबार में। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची पर्वत है वो सैंडल पिक के नाम से जानी जाती है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील राजस्थान में है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील कश्मीर है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। डल झील जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील जम्मू कश्मीर में, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर में है, सांभर झील राजस्थान में है, हुसैन सागर झील हैदराबाद में है, लोकटक झील मणिपुर में है, जसवंत झील राजस्थान में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, पेरियार झील केरल में स्थित है। और ये जो पेरियार झील है कहाँ स्थित है? केरल में। तो उत्तरी भारत के मैदानी भाग में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, और जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। तो भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो चलने वाली हवा है वह उस हवा को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? उस हवा को उत्तरी हो गया। ये उत्तरी भारत पढ़ा दी है। भारत में जो मानसून आती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ से आती है। तो नेक्स्ट है मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी। अगर मिट्टी से पूछता है क्वेश्चन तो यह महत्वपूर्ण तथ्य है, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। और भारत की मिट्टी को ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च जो है वो संपूर्ण भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इस तरीके से बांटा है। तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, जो अधिक उपजाऊ होता है। और यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर और दूसरा होता है खादर। तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर जबकि नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। काली मिट्टी को डेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी में कपास की खेती सर्वाधिक होती है, उपजाऊ होता है। और लाल मिट्टी लाल रंग क्यों होता है? तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि होता है। उसके बाद है भारत में गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और हरित क्रांति जो आई थी नॉर्मन बोरलॉग के नेतृत्व में, तो उसका सबसे अधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा था। जिसका क्षेत्र था पंजाब था, हरियाणा था
और पश्चिम उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। हरित क्रांति मेनली पंजाब में था, लेकिन हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भी आया था। और भारत में जो हरित क्रांति आई 1967-68 के समय आई, और जो इसका श्रेय जो जाता है वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। अब कल्चर से संबंधित प्रश्न यहाँ से 1 नंबर तो फिक्स है, इसीलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेरीकल्चर रेशम पालन सेरीकल्चर। एपीकल्चर क्या है बोलिए? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन क्या होगा? एपीकल्चर। आप लोग साथ में पढ़िए ताकि आप लोगों को जो है याद हो जाए आसानी से, ऐसे करके पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। पीसीकल्चर मछली पालन पीसीकल्चर है। उसी तरीके से फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन है। विटीकल्चर अंगूर की खेती है। वर्मीकल्चर केंचुआ का जो पालन होता है वो हुआ। पोमोकल्चर फलों का अध्ययन हुआ। हॉर्टिकल्चर बागवानी हुआ। अब ये सब है क्रांति। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर उत्पादन है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन है। और ये सारे चीज़ है। तो फलों एवं सब्जियों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में दूसरा है, जबकि प्रथम स्थान पर कौन है? चीन है। तो कर्नाटक सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। क्या है कर्नाटक? सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। और रबी की फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और जाड़े के मौसम में काटी जाती है। जैसे हुआ गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब रबी फसल है। जाड़े के दिनों में अगर आप रबी को भूल जाते हैं, रबी खरीफ में कन्फ्यूजन है, तो इतना याद कीजिए जो रबी जाड़े के मौसम में। किस मौसम में? जाड़े के मौसम में। और अक्टूबर-नवंबर के मौसम में, अर्थात जाड़े के मौसम में गेहूँ। उस समय कौन कौन सी खेती होती है? अगर आपका संबंध गांव से है, अगर आप किसान हैं, गांव में आप किसान को देखे हैं, खेत खलिहान गए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप वो जान रहे हैं। तो आप उस समय क्या कीजिएगा, अक्टूबर-नवंबर में जाड़े के समय क्या क्या खेती होती है, तो उस समय गेहूँ होती है, उस समय चना होती है, जौ होता है, मटर होता है, सरसों होता है। तो फिर आप कहिएगा अच्छा सरसों होता है, गेहूं होता है, मतलब डैट मीन्स या रबी है, चूँकि रबी जाड़े के मौसम में होता है। इस तरीके से आप बना सकते हैं अगर भूल गए तो। खरीफ की फसल गर्मी के मौसम में होती है, बरसात के मौसम में जून-जुलाई में बोई जाती है। और तो मुख्य फसल क्या है? धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, कपास, मूंगफली, सोयाबीन, ये सब है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई कुआं व नलकूपों से होती है। भारत में सिंचाई परियोजना के 3 भाग है। एक है वृहद सिंचाई, एक है मध्यम सिंचाई और तीसरा लघु सिंचाई। तो वृहद सिंचाई है जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि पर होता है, और मध्यम सिंचाई है जो 2,000 से अधिक पर होता है, 2,000 से 10,000 के बीच, और लघु सिंचाई जो है 2,000 से कम पर होती है। तो भारत में सबसे अधिक खनिज का उत्पादन कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। तो पहला आधुनिक सूती वस्त्र का कारखाना 1854 में ईस्वी में मुंबई में कावस जी और डावर जी के द्वारा खोला गया। और मुंबई को भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन कहा जाता है। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण 1824 ईस्वी में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया था। कागज़ का पहला कारखाना 1879 ईस्वी में लखनऊ में लगाया गया। और डीजल से चलने वाले इंजन का निर्माण वाराणसी में हुआ। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है। इसे हाईवे का पुराना नाम NH-7 था। और भारत का जो सबसे छोटा राजमार्ग है वह 47 का A है। सड़क मार्ग की लंबाई सबसे अधिक महाराष्ट्र राज्य में है। और भारत में 3 प्रकार की रेल लाइनें हैं। बड़ी लाइन 1.67 मीटर, गेज हुआ 1 मीटर, नैरो गेज 0.61 मीटर। तो यह रेल से संबंधित महत्वपूर्ण तत्व था। और वैसे भी भारत में सर्वप्रथम जो रेल व्यवस्था की शुरुआत हुई वो अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच प्रारंभ हुई थी। कहाँ से कहाँ? मुंबई से थाने 34 किलोमीटर चला था 1853 में। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1955 में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग जो है रूस के ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो व्लादिवोस्टॉक तक चली थी लेनिनग्राड से। और भारत में प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जो प्रथम रेलवे विश्वविद्यालय खोला गया यह गुजरात के बड़ोदरा में खोला गया। और भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई यह भी 1911 ईस्वी के आसपास हुई। इलाहाबाद के नैनी से
हुई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई में, चूँकि शिवाजी का संबंध मुंबई से है इसीलिए उसके नाम पर है। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। यमुना नदी के किनारे आगरा शहर स्थित है, जबकि इलाहाबाद के किनारे गंगा है, कानपुर के किनारे गंगा है, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, अयोध्या सरयू नदी के, कोलकाता हुगली नदी का, लखनऊ गोमती नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी, वाराणसी गंगा नदी और घाना पक्षी विहार राजस्थान में है। तो इस तरीके से कौन सा शहर किस नदी के किनारे है इसको याद कर लीजिएगा। फिर ये अभ्यारण्य है जो घाना पक्षी विहार राजस्थान में है, और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, और मानस राष्ट्रीय उद्यान आसाम में, और चिल्का झील उड़ीसा में। तो ये सब बहुत ही ज्योग्राफी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे। क्योंकि यह आपका जो परीक्षा हो रहा है, यह इस परीक्षा का जो रूपरेखा है, जो कट ऑफ है, मतलब जितना सीट है उतना कट ऑफ हो जाएगा, उतना का सर्विस मिलेगा, उतना को लेटर इशू होगा सरकार के द्वारा, उतना को डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी कट ऑफ के बेस पे। लेकिन उसके बाद जो जनरल कैटेगरी का 50% से अधिक मार्क्स आएगा, और महिला और ओबीसी एससी सबका अगर 45% से अधिक मार्क्स आएगा, तो उसको क्वालिफाइड मानकर उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और जिसकी वैल्यू 7 साल होगी। उसके बेस पे अगर सरकार नौकरी देना चाहेगी तो दे सकती है। वैसे ये जो कट ऑफ है, इसमें आने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जिस तरीके से आप लोग रात दिन एक करके पढ़ रहे हैं उस तरीके से पढ़ते रहिए, और इधर उधर में समय को बर्बाद मत कीजिए, घर पे रहिए, खूब पढ़िए, ताकि आपका रिज़ल्ट बेहतर से बेहतर हो सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जिस तरीके से अध्ययन कर रहे हैं परिणाम सकारात्मक आएगा। सिर्फ धैर्य और आत्मविश्वास और मनोबल की ज़रूरत है, उसको संयम बरतने की ज़रूरत है, उसको बनाकर पढ़ते रहिए, घबराहट नहीं रखिए। परीक्षा कक्ष में जाने से पहले अगर किसी को भी सारा एडमिट कार्ड ले करके जाइएगा जिससे कुछ मिस ना हो जाए, और अगर किसी अभ्यर्थी को कंप्यूटर चलाने नहीं आता है तो वो सीख लें, नहीं तो परीक्षा कक्ष में जाने के बाद वहाँ पे जाके उसके कंप्यूटर पे सोना पड़ेगा, क्योंकि जब आएगा नहीं तो वहाँ पे सोइएगा ही, या वहाँ पे बैठे रहिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको प्रश्न आ रहा है लेकिन कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है, लैपटॉप चलाने नहीं आ रहा है, तो आप प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ बताने वाला एक बार बता देगा, 2 बार बता देगा, और अचानक से आप सिस्टम पे जाइएगा सीधा वहाँ एग्ज़ामिनेशन हॉल में। वहाँ जब आप सिस्टम पे बैठिएगा, एक बार 2 बार बता देने से ऐसा नहीं है जो आप कंप्यूटर चला लीजिएगा। इसके लिए दाएं बाएं करना, ऊपर नीचे करके पढ़ना, क्वेश्चन को रीड करना, ऑप्शन चॉइस करना, इसमें बहुत सारी दिक्कतें होगी। इसीलिए कहीं कंप्यूटर है या लैपटॉप है, किसी साइबर कैफ़े में जाके उसका जो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए आज का यहीं, कल अब हम नेक्स्ट वीडियो को जब लेकर आएंगे तो उस समय एक नया विषय के साथ आएंगे, और वह विषय होगा अर्थशास्त्र, और जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगले वीडियो की तब तक प्रतीक्षा करें और इस वीडियो को अच्छे से देख लें। तब तक के लिए गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।